हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में 4 तरह के बॉयलर प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से 3 बॉयलर प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि स्केल एंड स्लश फॉर्मेशन, प्राइमिंग एंड फोमिंग, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट था। ठीक है, तो इन तीनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। इन तीनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब जो हमारा आखिरी बॉयलर प्रॉब्लम बचा है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, वो है बॉयलर कोरोजन। तो उसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो बॉयलर कोरोजन क्या है ना? कोरोजन आपको पहले ही पता है, कोरोजन का हिंदी मीनिंग होता है जंग लगना, और इसके बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है और 11th-12th में डिटेल में पढ़ा हुआ है ना? तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बॉयलर कोरोजन, मतलब हमारे बॉयलर में जंग लगना। तो होता क्या है कि जो हमारी बॉयलर की बॉडी है और बॉयलर की बॉडी में जितने भी मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल इन द शॉर्ट हम उसमें ये कह सकते हैं कि बॉयलर में पाइप लगा हुआ रहता है, पाइप को जोड़ के रखते हैं जॉइंटर्स, रिवेट्स लगे हुए रहते हैं और कुछ दूसरे मटेरियल लगे हुए रहते हैं, है ना? तो बॉयलर बॉडी के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है जिसके कारण उसमें केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, है ना? जिससे हमारे जो बॉयलर की बॉडी है वो डिके होना शुरू हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी, और या तो फिर डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, मतलब धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। इसे ही हम क्या कह देंगे? बॉयलर कोरोजन। तो बॉयलर में जंग लगने के क्या क्या डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। अगर हम किसी लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, और उस पर कोरोजन हो जाए, मतलब उसमें जंग लग जाए, तो वो लोहा भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी लाइफ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। सेम उसी तरीके से अगर किसी बॉयलर पे कोरोजन होगा तो उस बॉयलर की लाइफ भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ कि बॉयलर में जो पाइप यूज़ कर रहे थे वहाँ पे जॉइंट्स लगे हुए थे, रिवेट्स लगे हुए थे। अगर उस पाइप के जॉइंट पे या रिवेट्स पे कोरोजन होगा, जंग लगेगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर से पानी की लीकेज हो सकती है, या तो फिर जो हम स्टीम जा रहा था वो स्टीम भी क्या होगा, धीरे धीरे लीक हो जाएगा। तो इससे मेरा बॉयलर की जो प्रॉपर वर्किंग है वो फेल हो जाएगी। ठीक। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर बॉयलर की लाइफ शॉर्ट हो जा रही है, उसके जॉइंट्स और रिवेट्स पे क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, मतलब मुझे उसे टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन सब के कारण जो बॉयलर की रिपेयरिंग होती है और मेंटेनेंस में जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि बॉयलर में कोरोजन लगने के कौन कौन से कॉसेस हैं, कि किन कारणों से बॉयलर में कोरोजन होता है। तो पहला है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा घुला हो तो बॉयलर में कोरोजन हो सकता है। दूसरा है डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। तो आगे एक एक करके तीनों कॉसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कॉज है हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इन जनरल ऑक्सीजन जो है वो सब जगह मिलता है ना? हमको वायुमंडल में एयर में भी मिलता है ऑक्सीजन, और जो जल होता है, वाटर होता है, उसमें भी घुली हुई अवस्था में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है। अब इन नॉर्मल कंडीशन में अगर कहा जाए कि अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, नॉर्मल हो, तो 1 लीटर पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होता है 8 ml। ठीक है। अब हम बॉयलर पे बॉयलर फीड वाटर यूज़ कर रहे थे, अगर उस बॉयलर फीड वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा घुली हुई हो, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत अधिक तापमान पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयलर और बॉयलर मटेरियल के सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जो बॉयलर है और बॉयलर मटेरियल सरफेस है वो मेनली किसका बना हुआ रहता है, आयरन का, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और उसके कारण बॉयलर और बॉयलर मटेरियल के सरफेस पे रस्टिंग हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है। अब इसे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म पे हम देख लेते हैं नीचे, कि मान के चलिए कि अब हमारा, मान के चलिए नहीं, मतलब बॉयलर और बॉयलर मटेरियल के सरफेस किसके बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। अब उसमें हमने डाला वाटर, इस वाटर में डिजॉल्व थे ऑक्सीजन। ठीक है। अब टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयरन के साथ,
और क्या बना लेगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फर्स्टली ये बन गया फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड फिर से बॉयलर के पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, आयरन के क्या बना लिया, ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.2H2O, जो कि एक जंग लगने का फॉर्मूला है, रस्टिंग का केमिकल फॉर्मूला है। इस तरह से हमारे बॉयलर पे जंग लग जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने के कारण। तो हम अपने बॉयलर में जो बॉयलर फीड वाटर यूज कर रहे थे उसमें कुछ अमाउंट्स में ऑक्सीजन डिजॉल्व थे, जिनको रिमूव करने की कुछ प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। तो पहले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बॉयलर फीड वाटर में हम कुछ कैलकुलेटेड अमाउंट में कुछ केमिकल मिला देंगे जो रिमूव कर देगा हमारे बॉयलर के वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को। ठीक है, तो जो केमिकल हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं, सोडियम सल्फाइड यूज़ कर लीजिए, या फिर हाइड्रोजन यूज़ कर लीजिए, या फिर सोडियम सल्फाइड यूज़ कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों को जब हम यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करता है, नीचे केमिकल रिएक्शन से हम समझते हैं कि जब हम सोडियम सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं तो वो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन बनाता है एवं उसके साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है। ठीक है, जब हम सोडियम सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं तो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम कितने केमिकल यूज़ कर सकते हैं, 3 केमिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों केमिकल में जो सबसे आइडियल केमिकल होता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो क्यों होता है ये देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल। तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है वो बॉयलर के लिए हार्मलेस नहीं होता, मतलब उससे बॉयलर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, अब अदर साइड पे देखा जाए तो अगर हम सोडियम सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं और सोडियम सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में सोडियम सल्फेट सॉल्ट मिल रहा है हमको, है ना, Na2SO4 मिल रहा है। ये Na2SO4 आगे चल के सल्फर डाई ऑक्साइड में डिकम्पोज होता है, मतलब आगे केमिकल रिएक्शन करके वो किसमें डिकम्पोज हो सकता है, SO2 में। SO2 गैस वेपर के साथ धीरे धीरे क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, पाइप पर जमने लग जाएंगे, वो पाइप के जॉइंट्स पे जमने लग जाएंगे, पाइप के रिवर्ट्स पे जमने लग जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे वो H2O के साथ रिएक्ट करके, वेपर के साथ रिएक्ट करके H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना लेते हैं जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन देखिए अब Na2SO4 का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसका ppm बॉयलर में 5 ppm से लेकर 10 ppm रहा, ठीक है, Na2SO4 जो बना वो 5 ppm से लेकर 10 ppm पे रहा तो बॉयलर के लिए हार्मफुल नहीं होता, है ना। लेकिन अगर इस लेवल से मतलब 10 ppm से अगर Na2SO4 की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो बॉयलर के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो उसे हम मेंटेन करके यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक है, अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल। तो ये जो 3 केमिकल्स हैं उन तीनों केमिकल्स में सबसे बेटर केमिकल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो है मैकेनिकल डीएरेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसकी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, और ये जो दिया था वो हेनरी लॉ ने दिया था, हेनरी ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, यदि हम किसी वाटर को बहुत ज़्यादा तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर गुजारते हैं तो उसमें जितनी भी गैसेस सॉल्युबल होती हैं, घुली हुई होती हैं, उनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही वही लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर फेवर्स लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, तो हेनरी का नियम ये कहता है। ओके, अब इस नियम को फॉलो करते हुए हम समझते हैं कि हमारे वाटर से
ऑक्सीजन गैस हो गया या तो फिर कोई अदर गैसेस हो गया, वो कैसे रिमूव हो सकती हैं। तो बाजू हम प्लांट में चलते हैं, डीएरेशन प्लांट पे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस प्लांट में क्या क्या है देखिए। सबसे पहली बात तो ऊपर से हमारा इनटेक है किसका, बॉयलर फीड वाटर का, मतलब इसके ऊपर से हम क्या डालेंगे, बॉयलर फीड वाटर डालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैक्यूम लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे प्रेशर को क्या करेगा, कम करने का काम आएगा, है ना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या लगे हुए हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं, है ना। और हर चैम्बर का में एक चीज कॉमन है कि हर चैम्बर पे लगे हुए हैं परफोरेटेड हीटिंग प्लेट्स, ओके। और साइड पे है स्टीम जैकेट, है ना। अब ये सारा प्लांट जो है वो किसका बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, जब ऊपर से मैंने बॉयलर फीड वाटर को डाला, एंटर किया, तो वो चैम्बर पे जाएगा। इस चैम्बर पे वैक्यूम पंप के कारण जो प्रेशर था वो कम था, है ना। और ये जो परफोरेटेड हीटिंग प्लेट्स है, मतलब ऐसा प्लेट जिसपे छिद्र हो, ठीक है, तो उसमें से पानी होके गुजरेंगे। तो क्योंकि ये हीटिंग प्लेट्स थे, उसके कारण हमारा वाटर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो इसके कारण इसमें जो प्रेजेंट जितने भी एयर रहेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वहाँ पर से रिमूव हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस चैम्बर का काम हो गया। फिर जैसे वो दूसरे चैम्बर पे जाएगा, इसी तरह से वो तीसरे चैम्बर पे जाएगा। तो जैसे जैसे वो चैम्बर को पार करते हुए जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे गैस भी आगे चल के हमको देखेंगे, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम इसी मेथड से दूर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हुए हम जब नीचे आते हैं, तो नीचे हमको वाटर मिलता है, वो होता है डीएरेटेड, मतलब उसमें किसी भी प्रकार के डिजॉल्व्ड गैसेस की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो बॉयलर कोरोजन का जो सेकंड कॉज है वो है डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह से ऑक्सीजन डिजॉल्व होने पे बॉयलर पे कोरोजन होता था, सेम उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने के कारण भी जो हमारा बॉयलर है उस पर कोरोजन होगा, है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं होते, है ना। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे बॉयलर फीड वाटर में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था, और आपको पहले ही पता जो है मैंने हार्ड टेस्ट में कि अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर में, तो वाटर जो है वो टेम्पररी हार्ड होता है। मतलब यहाँ पे मेरा वाटर जो है वो कंप्लीट सॉफ्ट वाटर मैंने यूज़ नहीं किया है, हार्ड वाटर यूज़ किया है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है और वाटर को हम हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ है, नीचे केमिकल रिएक्शन में देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट था, हीट किए, किसमें कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट में, H2O मॉलिक्यूल मिला, और किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड बॉयलर में प्रेजेंट वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और एक एसिड बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड बहुत ही स्लो, मतलब धीरे धीरे हमारे बॉयलर पे और बॉयलर के मटेरियल को कोरोज करता है, जंग लगाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है कि अब हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो उसको देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये वो तीसरा कारण लिखा नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर मैं सॉफ्ट वाटर यूज़ करूँ जिसपे बाइकार्बोनेट ही प्रेजेंट ना हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो वो प्रिवेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन में इसको लिखा जा सकता है कि अगर मैं जो वाटर यूज़ कर रहा हूँ बॉयलर फीड वाटर में, उसको मैं क्या लूँ, सॉफ्ट वाटर जिसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट ना हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो मेरा जो बॉयलर है उसमें कोरोजन लगने से वो बच जाएगा। ठीक है, अब अगर बन गया है, बाय द वे बन रहा है, तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस है कि इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में आप अमोनिया मिला दीजिए, है ना, अमोनिया मिला दीजिए, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके NH4 होल ट्वाइस CO3 बना लेगा प्लस H2O बना देगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। तो वो क्या कर लेगा, जिसको आप अलग कर लो NH4 होल ट्वाइस CO3 को, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है। सेकंड प्रोसेस है
जैसे कि हमने ऑक्सीजन को डीएरेशन प्रोसेस से अलग किया था, सेम वही मेथड यहाँ पर भी बाय मैकेनिकल डीएरेशन अलोंग विद ऑक्सीजन, ये वही लिखा हुआ है, तो सेम वही वाला प्रोसेस होगा, ठीक है, हेनरी लॉ वाला। ओके, तो जिस तरह से बॉयलर फीड वाटर में कुछ गैसों के घुलनशील होने के कारण बॉयलर में क्या लग रहा था, जंग लग रहा था, सेम उसी तरीके से अगर हमारे बॉयलर फीड वाटर में कुछ सॉल्ट प्रेजेंट हो तो भी हमारे बॉयलर में क्या लग सकता है, जंग। अब वो सॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं, यदि मेरे बॉयलर फीड वाटर में मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड हो सकते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो क्लोराइड होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर उन पे हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो HCl में, है ना। और ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बॉयलर और बॉयलर मटेरियल पे कोरोजन लगा देते हैं, जंग लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अलग अलग रिएक्शन में हमको बार बार मिलता है, ठीक है, मतलब चेन रिएक्शन होती है, हर रिएक्शन के एंड में हमको क्या मिलना लग जाता है, HCl। तो धीरे धीरे हमारे बॉयलर पे HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये HCl जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हमारे बॉयलर को और बॉयलर के मटेरियल को, ठीक है। तो इसको हम नीचे रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि HCl का फॉर्मेशन कैसे हर स्टेप में होता है ना। तो सबसे पहली बात, मेरे बॉयलर फीड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड प्रेजेंट था, यहाँ पे MgCl2 लिख लिया है मैंने, Mg को हटा के कैल्शियम में लिख सकते हो, ठीक है, प्लस H2O, इसके साथ रिएक्ट करके वो बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या बन गया, HCl, है ना। अब ये जो HCl है हमारे बॉयलर और बॉयलर मटेरियल जो कि किससे बने हुए हैं, आयरन से बने हुए हैं, Fe के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, FeCl2 प्लस H2, ठीक है। अब आगे रिएक्शन पे FeCl2 रिएक्ट करेगा बॉयलर के वाटर के साथ और क्या बना लेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड और HCl। तो देखिए ये HCl पहले स्टेप में बना था, कंजम्पशन हुआ, ठीक है, फिर आखिरी में फिर से वो हमको आखिरी स्टेप में फिर से क्या मिल गया, HCl। तो ये हो गया चेन रिएक्शन, और बार बार किसका प्रोडक्शन हो रहा है, HCl का। तो ये HCl जो है वो बहुत हाईली डैमेज करते हैं हमारे बॉयलर और बॉयलर मटेरियल को, ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, क्लियर है। तो अब उसके बाद फिर देख लेते हैं रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, इसको रिमूवल भी कह सकते हैं या प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं कि पहले से बचा जा सकता है ना। कैसे कि जो मैं वाटर यूज़ कर रहा था मैं उसको पहले सॉफ्टनिंग प्रोसेस से क्या कर लूँ, सॉफ्ट कर लूँ। पता है आप लोगों को पहले से ही कि मैग्नीशियम या कैल्शियम का क्लोराइड अगर प्रेजेंट है वाटर में तो वाटर क्या होगा, हार्ड, है ना। और हमें हार्डनेस का लेवल पता है कि जो हम बॉयलर फीड वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके हार्डनेस का लेवल क्या होना चाहिए, है ना। तो हम पहले हार्ड वाटर को क्या कर लें, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लें। सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम की क्लोराइड प्रेजेंट नहीं रहेंगे, मतलब कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो वो HCl में कन्वर्ट नहीं होगा, और HCl में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे बॉयलर में कोरोजन नहीं लगेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे सिलेबस का एक और टॉपिक था बॉयलर प्रॉब्लम, जो कि ख़त्म हो गया है। हमने बॉयलर प्रॉब्लम में 4 प्रॉब्लम्स पढ़े हैं मेनली, ठीक है, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, और पढ़ा हमने प्राइमिंग एंड फोमिंग, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, एंड लास्ट वन बॉयलर कोरोजन, ठीक है। अब ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट 10 मार्क्स का आ सकता है कि आप डिस्क्राइब कीजिए बॉयलर प्रॉब्लम को, तो आपको ये चारों प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, या तो फिर आपको राइट शॉर्ट नोट्स में दे देगा किसी एक प्रॉब्लम के बारे में 2.5 मार्क का या फिर 5 मार्क्स का। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इसको डिस्क्राइब करके एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। तो बॉयलर प्रॉब्लम खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।